गलतियों को मुद्दा बनाकर टकराव बढ़ाने के बजाय गलतियों का एहसास करवाकर स्वस्थ मिसाल कायम करना ही शुभ होता है। सुतांजलि वर्ष 7 अंक 1 अगस्त 2023। आप सबों को धन्यवाद। इस माह हम 6 वर्ष पूर्ण कर 7वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यह आपके स्नेह और सुझावों के कारण ही संभव हो सका है। आपसे एक ही अनुरोध है, मेल, ब्लॉग या व्हाट्सएप पर संपर्क बनाए रखें और अपने सुझावों से हमारा मार्गदर्शन करते रहें। सुख की खोज में कोलंबस। पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद कोलंबस इसी नतीजे पर पहुंचा, सुख पाने के लिए हमें कुछ और नहीं, बस सही स्याही चाहिए। नहीं समझे? जिस सुख को खोजने हम दर दर भटकते हैं, उसे खोजने बड़ी यात्रा पर जाने की जरूरत नहीं है। वह हमारे इर्द गिर्द है। आइए समझने का प्रयत्न करते हैं अलग अलग माध्यम से। कम्युनिस्ट दौर का एक किस्सा है। पूर्व जर्मनी से एक आदमी को साइबेरिया भेजा गया। उसको मालूम था कि उसके पत्र व्यवहार पर विरोधियों की नजर रहेंगी, इसलिए उसने अपने मित्रों से कहा कि क्यों न एक कोड बना लिया जाए। मैं अपनी चिट्ठी अगर नीली स्याही से लिखूं तो समझना कि जो कुछ मैंने लिखा है वह सब सच है, और अगर काली स्याही से लिखूं तो समझना कि मेरी लिखी हर बात झूठ है। कुछ समय बाद उसने अपने दोस्त को नीली स्याही से चिट्ठी लिखी। यहां हर चीज भव्य है। दुकानें खाने पीने की उम्दा चीजों से भरी हुई हैं। सिनेमा हॉलों में बढ़िया फिल्में दिखाई जाती हैं। मकान बड़े बड़े और शानदार हैं और उनमें रहने वाले लोग सहृदय हैं। यहां मुझे कोई असुविधा नहीं है, सिवाय इसके कि लाख चाहूं तो भी लिखने के लिए काली स्याही नहीं खरीद सकता। हमारा समय ऐसा ही है। हमारे पास सत्य, त्याग, न्याय, नीति, नैतिकता और आदर्शवाद का ढेर है, पर उन्हें लिखने के लिए सही स्याही नहीं है, पढ़ने के लिए सही भाषा नहीं है, समझने के लिए सही मस्तिष्क नहीं है। अध्यात्म हमें इस सही स्याही को जुटाने और जीवन की चिट्ठी को एक बार फिर से लिखने का अवसर देता है। देखना यह है कि हम में से कितने इस खत को लिखने के लिए सही स्याही चुनते हैं, पढ़ने के लिए सही भाषा इस्तेमाल करते हैं और समझने के लिए सही मस्तिष्क रखते हैं। चेखव की एक कहानी है, वार्ड नंबर 6। इस कहानी के 2 प्रमुख पात्र हैं, रेगिन और ग्रोमोव। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रोमोव विक्षिप्त है, लेकिन उसकी बातों उसे बुद्धिमान साबित करती हैं। वह अन्याय, झूठ, पिछड़ेपन और आडंबर से घिरी जीवन को लेकर दुख और आक्रोश से भरा है। वह डॉक्टर रेगिन से कहता है, देखो हर ओर कैसी घुटन है। जो सक्षम हैं वे निष्क्रिय और दुराग्रही हैं। जो कमजोर हैं वे अज्ञान और पाशविकता से भरे हैं। हम महज कंगाल हैं क्योंकि भीड़ग्रस्त हैं, पतनशील हैं, नशे में दिखावे और झूठ में आवृत्त हैं। फिर भी घरों और सड़कों पर खामोशी है। हजारों लोग हैं, पर इस सब के लिए कोई नहीं चीखता। लोग खरीदारी कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, मूर्खतापूर्ण बातें बना रहे हैं, ब्याह शादी रचा रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, खुद को लगातार कब्रों की ओर ढो रहे हैं, पर जीवन की तकलीफों को नहीं सुन पा रहे हैं। तब रेगिन मुझसे कहता है कि अगर सुखी रहना चाहते हो तो हर बुराई को नजरअंदाज, इग्नोर करो, अन्याय को भी और झूठ को भी, पाप को भी। लेकिन उसका यही दर्शन एक रोज खुद उसे वार्ड नंबर 6 का मरीज बना देता है। क्या आपको नहीं लगता कि जिसे महत्व देना चाहिए
उसे ही नजरअंदाज कर रहे हैं। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जीवन की वे सभी बातें जिन्हें हमने अपनी उथली प्रगति और आधुनिकता बोध के कारण अकल्पनीय सा बना दिया है, अब वक्त आ गया है कि उन्हें जीवन को लौटाया जाए। अंधेरों की खाई में गिरते जीवन की रक्षा के लिए अब यही एक उपाय है कि हम अपने मनुष्यत्व के खोए हुए अर्थ तलाशें, अपनी सहजता की ओर लौटें, उन छोटी छोटी चीजों से जुड़ें जिन्हें बड़ा बनाने की आपाधापी में हम झटक कर चले आए हैं। न्यूरोसाइंस दरअसल हमें उस चरवाहे की याद दिलाता है जो हमारे पुरखों की कहानियों में अब तलक मजे से बांसुरी फूंक रहा है। एक रोज उस चरवाहे से किसी ने पूछा कि बताइए आज मौसम कैसा रहेगा। सवाल सुनकर चरवाहा मुस्कुरा दिया, मानो यही जवाब हो। पूछने वाले ने दोबारा पूछा, हंसो मत, ये बताओ आज मौसम कैसा रहेगा। चरवाहा बंसी में सुर फूंकते फूंकते रुका और बोला, जैसा मैं चाहूंगा वैसा। मतलब ये कि मौसम तो हर हाल में वैसा रहेगा जैसी धरती चाहेगी, पर मेरे मन का मौसम वैसा रहेगा जैसा मैं तय करूंगा। उस दिन पूछने वाले को एक नया सबक मिला कि अगर तुम भीतर का मौसम बदल सको तो बाहर का मौसम अपने आप बदल जाता है। स्टीवन लेविट अपनी पुस्तक फ्रेकोनॉमिक्स में लिखते हैं कि नैतिकता का आदर्श वे चीजें हैं जिनसे हम समाज को सजा हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक जगत उस संसार का चित्र दिखाता है जैसा हमने इसे बना दिया है। एक ऐसा समाज जहां हर चीज बिकाऊ है। ये एक बड़ा मुद्दा है कि ज्यादा धन से ज्यादा खुशियां मिलती हैं या खुशियों का अभाव होता है। जी हाँ, यह एक बड़ा मुद्दा है कि ज्यादा धन से ज्यादा खुशियां मिलती हैं या खुशियों का अभाव होता है। सरलता आती है या जटिलता आती है। अपनी अर्थव्यवस्था को अगर उदात्त अर्थों से भरना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक नया पूंजीवाद चाहिए जो स्वार्थी नहीं सहृदय हो। आज दुनिया भर के अर्थशास्त्री पूंजी के नए मायने तय कर रहे हैं। उनकी इस नई परिभाषा में सबसे ऊपर है मानवीय पूंजी यानी मनुष्य, दूसरे नंबर पर है सामाजिक पूंजी यानी रिश्ते, तीसरे पर है प्राकृतिक पूंजी यानी पर्यावरण, चौथे पर मानव निर्मित पूंजी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे निचले पायदान पर है आर्थिक पूंजी यानी मुद्रा। 2010 में हुए एक शोध में यह निष्कर्ष दिया गया कि किसी भी समाज के सुख का मुख्य कारण वैयक्तिक पूंजी नहीं, सामाजिक जुड़ाव है। पर विडंबना यह है कि हमारी दौड़ इस आखिरी पायदान पूंजी पर आकर ठहर गई है। महात्मा गांधी ने जब कहा कि यंत्र और उद्योग की परवशता और उससे जन्मी अर्थ पिपासा का इलाज होना चाहिए, तब वे भी हमें विकास, प्रगति और सुख के इन्हीं मायनों पर पुनर्विचार के लिए आगाह कर रहे थे जिसके लिए आज विज्ञान कह रहा है। शायद वे समय से काफी आगे चल रहे थे। आदर्श और व्यवहार को दो अलग अलग चीजें मानकर हम जीवन का खेल यह सोचकर खेल रहे थे कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन ऐसा करते हुए हम महज वार्ड नंबर 6 का विस्तार कर रहे हैं। अगर हम आदर्श और अर्थ के बीच की खाई गैप को भरना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम देना शुरू करें। पूरे दिन को छोटी छोटी देनों से भर दें, जरूरत पड़ने पर खुद का नुकसान करके भी दें। पर याद रखें कि दान का सरोकार सिर्फ धन से नहीं है। ज्ञान, अनुभव, प्रज्ञा, भावना, कलाएं, पर्व, भाषाएं, यहां तक कि समय, स्पर्श, विश्वास और क्षमा भी। जीवन में सब कुछ लेना देना ही तो है। पेड़ लगाना भी देना ही है, किसी को सड़क पार करा देना भी देना है, किसी की तकलीफ को सुन लेना भी देना है और मुस्कुराना भी। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा द्वितीय विश्व युद्ध की एक घटना से। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लिथुआनिया में एक जापानी राजनयिक चेवने सुगियारा तैनात थे।
एक सुबह उनकी नींद दूतावास के बाहर जमा हुए हजारों लोगों के शोर से खुली। उन्हें बताया गया कि वे यहूदी थे जो हिटलर के हाथों मौत से बचने के लिए पोलैंड से भागे आए थे और जापान जाने के लिए वीजा चाहते थे। एक बार में हजारों वीजा देना और वह भी शरणार्थियों को एक गंभीर मुद्दा था और इसलिए उन्होंने अपनी सरकार से सलाह ली। वे टेलेक्स के संदेशों के दिन थे। पहला संदेश उत्तर था नहीं, दूसरा संदेश उत्तर नहीं था, तीसरे संदेश में जैसा कि अपेक्षित था उत्तर अभी भी नहीं था। उनका आधिकारिक कर्तव्य अपनी सरकार के निर्देशों का पालन करना था, लेकिन उनकी आंतरिक आवाज ने उनसे कहा कि वो अपने पद का उपयोग इन लोगों को मौत से बचाने में मदद करने के लिए करें। उन्होंने वीजा जारी किया, उन्हें जापान वापस बुला लिया गया, लेकिन वे हजारों लोगों की जान बचाने में सफल रहे। उन्हें जापान में अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें जो मिला वह माप से परे था। देने की खुशी, स्थायी मानसिक शांति और संतुष्टि। लघु कहानी जो सिखाती है जीना। हिसाब पर्यावरण का। कस्तूरी सारे शहर में जहां तहां घूमता रहता था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर आ गया और बोला, दुनिया पर मेरा कुछ निकलता है, कोई हिसाब कर दे। कस्तूरी पागल था, इसलिए कोई उसका हिसाब नहीं करता था। बस खाने पीने को कुछ दे दिया जाए तो वह चला जाता। एक दिन मैंने मजाक में कहा, कस्तूरी आज मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा, बोलो क्या बाकी है दुनिया पर, निकालो रुक्का, लाल किला चाहिए कि ताजमहल। वह खुश हो गया और बोला, मेरे पास एक नदी थी, वह कहां गई? एक जंगल था, कौन ले गया? मेरे पाखी परेबा कहां गए? मैं बकाया, यह कोई कैसे बताएगा? फिर मेरा हिसाब रहने दो, वह दुखी होकर बोला। कुछ पल की चुप्पी के बाद मैंने कहा, अच्छा तुम्हारा घर कहां है कस्तूरी? मालूम नहीं, भूल गया हूं। घर में और लोग थे? बहुत लोग थे बाबू। वे लोग अब कहां हैं? क्या पता। उसने हाथ हिलाया। पागल कैसे हो गए? मैं असली सवाल पर आया। दुनिया की चाल से उसने कुछ सोच कर कहा, ठीक कैसे हो गए? हिसाब मिलने पर। कस्तूरी एक समय के बाद काफी बूढ़ा होकर मर गया। वह पागल क्यों हुआ, ठीक ठीक कोई अनुमान नहीं कर सका। वैसे मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग आज भी यही कहते हैं कि कस्तूरी की तरह आदमी सोचने लगे तो। बाकी तो आप खुद सोचिए, मैं क्या बताऊं। आपको सुतांजलि पसंद आ रही है, आप चाहते हैं दूसरों को भी पढ़ना चाहिए, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, परिचितों से शेयर करें, अपने सुझाव ऑनलाइन दें।